तो स्वदेश न्यूज में लगातार हम पेंशन है तब टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। My father is the best father in the world. सभी के पिता उनके हीरो होते हैं। You treat me well, पापा। आइए मिलकर करें उनके दर्द का सामना। जैसे आपका डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल लड़ता है जोड़ों के हर दर्द से। डॉक्टर ऑर्थो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डॉक्टर ऑर्थो सेलिब्रेट्स एनुअल इन सिनेमास 1 दिसंबर। सामने आए थे परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी चीजें चल रही हैं, लेकिन जो दोनों उपदेशामृत प्रवाह किए गए थे, अब यहाँ पर धीरे धीरे चीजें स्पष्ट देखिए स्वदेश न्यूज पर प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। My father is the best father in the world. सभी के पिता उनके हीरो होते हैं। You treat me well, पापा। आइए मिलकर करें उनके दर्द का सामना। जैसे आपका डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल लड़ता है जोड़ों के हर दर्द से। डॉक्टर ऑर्थो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डॉक्टर ऑर्थो सेलिब्रेट्स एनुअल इन सिनेमास 1 दिसंबर। को बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा में। सबसे पहले ये पहली सैलरी मिली है। भैया आप लोगों ने तुम भी कुछ आइडिया दो। शुरू कर दिया, पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए, मिठाई बांटना शुरू कर दिया है। क्या आपको लग रहा है कि अभी ट्रेंड बना हुआ है, जो उछाल आ रहे हैं, इससे आगे बढ़ेंगे, इससे पीछे नहीं जाएंगे? निश्चित तौर पे भागीरथ जी, जिस तरीके से लीड बनी हुई है और अभी 11:30 आधे घंटे और इसके बाद तो नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे, तो इससे प्लस ही होगा, इससे माइनस नहीं होगा। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपके पास रखना चाहता हूं, वो ये कि जिस तरीके से वहां के भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने इस बड़ी भारी जीत को भोपाल गैस ट्रेजेडी के जो हमारे लोग थे, जो उनमें हजारों लोग मारे गए थे, लाखों लोग उस गैस आपदा से पीड़ित थे और अभी भी ऐसी आपदा थी कि उस पीड़ा से लोग आज भी उभर नहीं पाए हैं। और कांग्रेस पार्टी इस तरीके से उसके अपराधी को भगाने का काम किया, संरक्षण देने का काम किया, उन पीड़ितों को वहां के मुख्यमंत्री इस जीत को समर्पित करते हैं। ये एक बहुत बड़ा संदेश अपने आप में ही है कि वो कितने लोकप्रिय हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, जो उनका ऑरा है, जो उनके लिए प्यार है एमपी की जनता में, जो उनके लिए उत्साह है, जो लोग देखना और सुनना चाहते हैं, जो प्यार करते हैं, और उनकी जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर जो लोगों में एक्सेप्टेंस है, वो इस चुनाव के माध्यम से, रिजल्ट के माध्यम से आपको जनता ने देने का काम किया है। ठीक है, लेकिन राम पांडे जी, मुझे लगता है थोड़ी सी निराशा आपके खेमे में, क्योंकि हमारे संवाददाता गए थे आपके नेताओं के बंगले के बाहर, तो थोड़ी सी मायूसी छाई हुई है। क्या कुछ उम्मीद है कि ये ट्रेंड बदलेगा? हालांकि डिफरेंस बहुत हो गया है, 151 और 78। जी, जो भी आंकड़े आ रहे हैं उन पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। जैसे अभी स्क्रीन पर मैं देख रहा हूं, माया सिंह जी आगे चल रही हैं। माया सिंह जी 5 साल से 5 मिनट के लिए भी अपने क्षेत्र में नहीं गई है। मैं उसी विधानसभा से हूँ, चाहे वो कोरोना काल हो। ये माया सिंह आगे चल रही है, तो कैसे आगे चल रही है, ये बहुत बड़े सोच की बात है। और जो कांग्रेस प्रत्याशी थे सतीश सिकरवार, वो 24 घंटे रात दिन जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में काम करते हैं, सुख हो, दुख हो, शादी हो, विवाह हो, 13वीं हो, उठावनी हो, सब में। तो ये ऐसा लग रहा है कि माया सिंह आगे कैसे चल रही है, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, विशेषकर मध्य प्रदेश में, कि कहीं ना कहीं कुछ बेईमानी है, गड़बड़ी है। और लेकिन राम पांडे जी, इसमें एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। अक्सर जो जनता होती है उसको पता है हम सिर्फ विधायक नहीं चुन रहे हैं, हम एक सरकार चुन रहे हैं, हम एक मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, और सरकार चुनने के लिए हमको विधायक को जिताना पड़ेगा। अगर वहां की जनता ने सोच के रखा है कि मुझे बीजेपी की सरकार चाहिए, तो फिर वहां पर उम्मीदवार कोई भी हो, मैं उसको वोट करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जनता वोट दोनों को देखकर देखती है, पार्टी को भी देखती है और प्रत्याशी को भी देखती है और मुद्दों को भी देखती है। जनता सब चीज को देखकर वोट देती है। यदि सब चीज को देखकर वोट ना दे, तो पार्टियों को फिर इतना मंथन करने की जरूरत ही ना पड़े। कितना घमासान होता है, कितनी लड़ाई होती है, इसको टिकट दिया, उसको टिकट दिया, जिसको टिकट नहीं मिलता है कई बार वो बागी हो जाता है, दूसरी पार्टियों से लड़ता है। तो प्रत्याशी भी एक इम्पोर्टेंट बात होती है, प्रत्याशी को भी देखकर वोट किया जाता है। तो ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत, लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या गड़बड़ी हुई है? नहीं, वो इधर मध्य प्रदेश का तो मुझे लग रहा है बेईमानी हुई है, सरासर बेईमानी हुई है। अब जैसे देखिए, हमने ओपीएस का वादा किया और हमारे कई प्रदेशों में ओपीएस हम लागू कर चुके हैं। तो सरकारी कर्मचारियों ने अधिकतम वोट 90 से लेकर 100% तक का वोट जो है कांग्रेस को दिया, और कर्मचारियों के वोट में भी कांग्रेस नहीं जीत रही है। और जैसे बालाघाट की घटना हुई, उज्जैन की घटना हुई, 2 केस तो ये पकड़े गए कर्मचारियों के वोट में छेड़छाड़ करने के।
हेराफेरी करने के। तो जब कर्मचारियों के वोट में हेराफेरी की जा सकती है तो फिर कहीं भी की जा सकती है, क्योंकि जनता बटन दबा रही है कांग्रेस का, और जब हम काउंटिंग देख रहे हैं तो वोट मिल रहा है बीजेपी को। तो ये विश्वास नहीं हो रहा है, इस पे बहुत बड़ा रिसर्च का मामला है, पीएचडी कर सकते हैं। तो ये विश्वास करने लायक परिणाम नहीं आ रहे। जनता ने वोट कांग्रेस को लेकिन दिया है। राम पांडे जी, कोई भी और आधिकारिक आप लोग की तरफ से शिकायत नहीं की गई? अगर जितना मैं जानता हूं कोई आधिकारिक शिकायत नहीं की गई। अब इस तरह से ट्रेंड आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, उस वक्त ये बातें करना, तो ऐसा नहीं लगता कि अगर आप हार रहे हैं तो फिर कोई एक बहाना ढूंढ रहे हैं, फिर ईवीएम की खराबी की बात कर रहे हैं, गड़बड़ी की बात कर रहे हैं? हाँ, ये आप कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कह सकती है, ठीक है। भले ही 230 की जगह 230 बीजेपी जीतती तो भी मतलब यही कहा जाता कि कांग्रेस रो रही है और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रही है। तो यदि बीजेपी 230वीं सीट जीत जाएगी तब भी यही कहा जाएगा कि बीजेपी तो बिल्कुल ईमानदार पार्टी है। जनता को जो महंगाई से मारा जा रहा था कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जनता ने बेरोजगारी के विरोध में वोट नहीं दिया है, दुष्कर्म के विरोध में वोट नहीं दिया है, जो ड्रग्स सट्टा ये कांड चल रहे थे, घोटाले चल रहे थे, भ्रष्टाचार चल रहे थे, जनता ने किसी विरोध में वोट नहीं दिया। जनता तो बीजेपी को ईश्वर समझती है और बीजेपी को वोट दे दिया है। जनता को विकास से कोई लेना देना नहीं है। तो इस हिसाब से बीजेपी 230 सीट भी जीत जाएगी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ठीक है शाइनी जी, देखिए राम पांडे जी की नाराजगी और जो एक उदासी हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या उनकी बातों से आप सहमत हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ, इस तरह की चीजें हुई हैं और जो अभी ट्रेंड चल रहा है, आपको लगता है अभी ट्रेंड बदल सकता है? क्योंकि बहुत लंबा गैप हो चुका है। तो उसको कवर अप करना कांग्रेस के लिए मुश्किल लग रहा है अब तो और जैसे मेरे ख्याल से 4 राउंड हो चुके हैं, तो इसके बाद थोड़ा बहुत नंबरों में फ़र्क आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अभी बीजेपी का जो विक्ट्री है वो ऑलमोस्ट तय दिख रहा है यहाँ पे। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ईवीएम का है, अगर ईवीएम को आप दोषी मानते हैं तो बाकी सब जगह जैसे स्टेट में जब कांग्रेस जीतती है तब तो उस टाइम ये सवाल नहीं उठता है। तो मेरे ख्याल से ईवीएम पे ब्लेम डालना बहुत सही नहीं होगा। ईवीएम जो है हमेशा एक क्या बोलते हैं पंचिंग बैग बन जाता है जब भी वो हारते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी जनता का जो निर्णय है उसको स्वीकारना चाहिए, कोई भी पार्टी हो, ठीक है। लेकिन एक ये जो जिस तरह से स्वीप हो रहा है मध्य प्रदेश, ये हिस्टोरिक माना जाएगा, क्योंकि ये मतलब इतने साल बाद, इतने मतलब 5वीं बार अगर मुख्यमंत्री शिवराज के नाम पे यहाँ पे सरकार बनती है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि कांग्रेस की रणनीति में या उनकी जो स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं इनको विचार करनी चाहिए। बिल्कुल विचार करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जीत हार के बाद हर कोई विचार करता है और विचार हर पार्टी करती है। लेकिन श्रीवास्तव सर, अगर अभी तकरीबन 11:15 बज गए हैं, तो आपको कुछ लग रहा है गुंजाइश है ये ट्रेंड बदल सकता है, या फिर अभी ट्रेंड ऐसे ही रहेगा, कुछ सीटें कम ज्यादा होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश में साफ है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है? नहीं, देखिए भागीरथ जी, जहाँ तक ट्रेंड का सवाल है वो लगभग जो है 2-3 घंटे में आजकल ईवीएम में काउंटिंग होती है। ये पता चल जाता है कि कौन पार्टी आगे है, कौन पीछे है। परिवर्तन होता रहता है, लेकिन कब होता है कि जब थोड़ा मार्जिन कम होती है। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में तो एक तरह से देखा जा रहा है कि भारी बहुमत से आगे है, और बहुत सारी आप देख रहे हैं कि एक जगह 80 बता रहा है, एक जगह 140, अभी बीच में 150 तक भी पहुँच गई थी भारतीय जनता पार्टी। तो इतना बड़ा परिवर्तन तो नहीं होता, उलटफेर नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि हो सकता है कि कुछ सीटें बढ़ जाए कांग्रेस की, बट हमें नहीं लगता। और मध्य प्रदेश तो लगभग स्पष्ट लगता है। जहाँ तक योजनाओं का सवाल है और अभी इस बात को लेकर के कि यहाँ पर लाडली बहना का, तो इस बार असर तो काफ़ी दिख रहा है। और जिस तरह का विक्ट्री सामने आ रही है, अगर 150 के ऊपर है, तो निश्चित रूप से शिवराज सिंह की जो घोषणा है लाडली बहना, उसमें काफ़ी उसका रोल होगा। साथ ही साथ एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर चुनाव पीएम मोदी, उन्होंने बोला भी कि एमपी के मन में मोदी, तो लगता अगर इतनी विक्ट्री इतनी बड़ी मार्जिन से हो रही है तो मध्य प्रदेश के मन में हो सकता है भी, मोदी भी हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं, आप देखिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे उलटफेर भी होंगे, बड़े बड़े दिग्गज भी चुनाव हारेंगे, जिस तरह की बहुत सारी जगहों पर देखने को मिल रहा है। तो एक ट्रेंड जो है सामने आ गया। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी कांटे की टक्कर है। हालांकि अभी कांग्रेस थोड़ी आगे है, बट वहाँ भी आंकड़ा आगे पीछे हो ही रहा है। केवल तेलंगाना को छोड़ दें तो राजस्थान में भी कांटे की टक्कर अभी मान सकते, बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट जो है वो काफ़ी संख्या में है, लगभग 23 के आसपास है, तो वो आगे चल रहे हैं। तो अगर इसमें हेर फेर होता है कहीं पर, तो वहाँ थोड़ी स्थिति बन सकती है कि
असेंबली भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी आगे है। और आने वाले समय में ये देखा जा सकता है कि लगभग 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जो उसके और बहुत सारे हमारे एग्जिट पोल भी आए और उन्होंने भी इस तरह की भविष्यवाणी की कि भाई यहाँ पर, और ख़ास करके मध्य प्रदेश को लेकर के जिस तरह का एक एग्जिट पोल ने काफ़ी 150 के ऊपर की सीटें दिया, तो लगभग सच साबित होता नज़र आ रहा है। और फिलहाल ये तो चुनाव है, देखिए जनता है, जनता ही सर्वोपरि है, और जो वोट देती है उसको कौन सी नीतियाँ पसंद आती हैं, सारी चीज़ों पर भी देखना होगा। तो हमें लगता है कि जो मार्जिन है आज की डेट में मध्य प्रदेश को लेकर के खासकर, वहाँ तो मुश्किल है कि भारतीय कांग्रेस जो है बहुत कुछ बड़ा काम कर पाएगी। अभी फिलहाल अभी तो कई राउंड बाकी हैं, ये तो अभी 4-5 राउंड की वोटिंग हुई होगी मेरे ख्याल से, लेकिन कहीं कहीं 22 राउंड तक वोटिंग है। तो अब अभी कुछ कह नहीं सकते। बहुत बार ऐसा देखा गया कि इस तरह के आंकड़े रहे हैं, लेकिन बहुत चमत्कारिक प्रदर्शन हुआ बाद में चल के। लेकिन फिलहाल अभी तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, और बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नज़र आ रही हैं, चाहे छत्तीसगढ़ को ले लीजिए जी, या मध्य प्रदेश को ले लीजिए, राजस्थान को ले लीजिए, या फिर तेलंगाना, 4 राज्यों में काफ़ी कुछ स्थिति क्लियर है अभी फिलहाल। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे समय आगे बढ़ते जाएगा, चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। लेकिन फिलहाल हम रुझानों पर ही चर्चा कर रहे हैं। अमित तिवारी जी, देखिए छत्तीसगढ़ में आप लोग जो दावा कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में वो दावे सही साबित नहीं हो रहे। आप लोग कह रहे थे सरकार बनाएंगे, लेकिन अगर अभी आंकड़ा हम देख लें 41-48, तो हालांकि अभी भी कांटे की टक्कर है, और अक्सर कहा था छत्तीसगढ़ में शाम 4-5 भी बज जाते हैं क्लियर होते होते कि आखिर कौन सरकार बना रहा है। लेकिन जो एक क्लियर मैंडेट यहां पर दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश में, वो छत्तीसगढ़ में नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं भगीरथ जी, देखिए छत्तीसगढ़ में हमारा ये अनुमान है कि हम 50 से ऊपर सीटें, अभी तो रुझान है, जैसे जैसे ये परिणाम में बदलते जाएंगे हम 50 से ऊपर आने वाले हैं, और वहां भी हम कंफर्टेबली सरकार बनाने वाले हैं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार गोबर घोटाले में, शराब घोटाले में, महादेव के माध्यम से वहां की गरीब जनता को ठगने का काम किया है, तो ये सब मुद्दे वहां पे रहे हैं, और वहां की जनता समझ चुकी है कि बघेल की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है, लूट की सरकार है, तुष्टीकरण की सरकार है। उसी तरीके से आप देखिएगा मध्य प्रदेश, देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये बिल्कुल ही एक ही आसपास ही सारे थे, तो एक जगह के मुद्दे दूसरे जगह भी आपको देखते उसका परिणाम पर असर डालते हुए पाए जाएंगे। तो उसी तरीके से राजस्थान पर भी, जिस तरीके से वहां पर हमने देखा था किस तरीके से एक लाइव फेसबुक लाइव पर कलमा पढ़ते हुए किसी का गला रेता जा रहा है, इस तरीके की कानून व्यवस्था वहां की डिनायल मोड में सरकार, अभी मैंने राम जी को भी सुन रहा था, ये हमेशा ही डिनायल मोड में रहेंगे। वहां की सरकार, राजस्थान की सरकार किस तरीके से महिला उत्पीड़न पे डिनायल मोड पे थी, वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये महिलाएं फर्जी एफआईआर करवा रही हैं, उसी तरीके से आज ये परिणामों पर भी डिनायल मोड पर है। तो ये अब अपना रास्ता ढूंढने लगे हैं कि ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन खराब है, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाना, संविधान पे सवाल खड़े कर देना, तो ये कांग्रेस पार्टी की नीति और नियति रही है। तो वो उसी के रास्ते चल रहे हैं, जहां जीतेंगे वहां सब कुछ ठीक है, जहां हारेंगे वहां सब खराब है, ये उसी नीति के तहत चल रहे हैं। तो ये नेगेटिव लोग हैं। जनता आज पॉजिटिविटी के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी जी के चमत्कारी व्यक्तित्व के साथ है। वो देख रही है कि देश आज यहाँ से 40 साल बाद, 50 साल बाद किस उन्नति की ओर बढ़ रहा है, और जनता उसको वोट दे रही है। बिल्कुल, आपने कहा कि जनता उनको वोट दे रही है, मोदी मैजिक चला है, लेकिन वाकई सवाल है राम पांडे जी, आखिर ऐसा क्यों? देखिए छत्तीसगढ़ में आप लोग अभी रुझानों में जीत रहे हैं, और तेलंगाना में भी आपकी सरकार बन रही है, तो यहाँ दोनों जगह ईवीएम ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में ईवीएम खराब है, गड़बड़ी हो रही है। देखिए मोदी जी के नाम पर कोई वोट नहीं देता, वो तो झूठ बोलते हैं। विश्व के पहले प्रधानमंत्री हैं जो हमेशा झूठ बोलते हैं, और उन्होंने पूरे देश को कर्ज में डुबा रखा है। 52 करोड़ कर्जा था, आज 155 करोड़ कर्जा है। हर आदमी के ऊपर 1 लाख रुपए का कर्जा चढ़ा दिया है, 50,000 रुपए का शिवराज ने चढ़ा दिया है, तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन दोनों ने हर व्यक्ति के ऊपर कर्जा चढ़ा दिया हुआ है। और मोदी जी एक बार नहीं हजारों बार झूठ बोलते हैं, तो झूठे प्रधानमंत्री के नाम पर कोई वोट नहीं देगा। और मोदी जी शिवराज जी को महाभ्रष्ट मानते हैं, इसलिए शिवराज जी को पीछे कर दिया था। उन्होंने कहा ये तो मुझसे भी बड़ा भ्रष्ट है, जनता पार्टी ने, लेकिन इस बार घोषित नहीं किया था। तो
जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, भारतीय जनता पार्टी कुछ दिनों से प्रचारित कर रही थी कि मध्य प्रदेश में हम जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे, और तभी से हम लोगों को लग गया था कि ये बेईमानी करने के मूड में है, और उसका बालाघाट में ये पकड़े गए, उज्जैन में ये पकड़े गए, और मैं श्योर हूँ कि इन्होंने ईवीएम में भी गड़बड़ी की है। अब ये तेलंगाना में क्यों नहीं की, क्योंकि एक सीट थी, एक से यदि ये 60 पर आते तो सीधा सीधा सा जनता के मन में जाता कि अरे एक से ये 60 पर कैसे आ गए। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं की फिर? छत्तीसगढ़ में भी की है ना, छत्तीसगढ़ में इनको 5 सीटें मिलनी थी, आज ये 40 से पर आगे चल रहे हैं या 50 पर आगे चल रहे हैं, इसलिए तो आगे चल रहे हैं। राजस्थान में भी इनकी बहुत हालत खराब थी, तो राजस्थान में ये बराबर पर चल रहे हैं, कुछ सीटों पर आगे चल रहे हैं, तो ये उसी के कारण चल रहे हैं। तो पहले ईवीएम का तो ये पक्का है ही, भाई जनता वोट दे रही है कांग्रेस को और वोट मिल रहा है बीजेपी को, क्यों जा रहा है? भाई प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, मुख्यमंत्री झूठ बोलता है, इनके नेता झूठ बोलते हैं। 2 महीने पहले लाडली बहना पर यदि वोट मिला है तो हमें ओपीएस पे नहीं मिलेगा। भाई सरकारी कर्मचारियों को हम पेंशन दे रहे हैं, जो 10-20 हजार रुपए प्रति महीना पेंशन होगी, सरकारी कर्मचारियों ने हमें वोट दिया और उस वोट पे हम हार रहे हैं, बैलेट पेपर में हम हार रहे हैं। ये असंभव जैसी बात है। जब बैलेट पेपर में हम हार रहे हैं तो फिर ये लाडली बहना वाले वोट से कैसे जीत जाएंगे? और हमारे देश में, प्रदेश में 70% जनता गांव में रहती है, गांव में परिवार डिसाइड करता है, भाई पति पत्नी सब बैठ के डिसाइड करते हैं किस पार्टी को देना है। शहरों में भी पति पत्नी आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं किसको वोट देना है। ये थोड़ी है कि आपने पैसा दे दिया 2 महीने के लिए और बहना आपको वोट दे देगी, बहना को आपने महंगाई से मार रखा है। लेकिन राम पांडे जी, आपने कहीं ना कहीं जिस तरह से लोकतंत्र की एक जो परिपाटी, उसको कहीं ना कहीं आप लोग ने, जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं कि हर कोई बैठ के आपस में डिस्कस करता है, मुझे लगता है वोट देना हर किसी का एक इंडिपेंडेंट अधिकार होता है। जरूरी नहीं है कि अगर पत्नी जिसको वोट देना चाहे वो पति को बताए, या पति को जो बोले कि मैं उसको वोट देने वाली हूं, अपने मन से किसी और को वोट ना दे दे, क्योंकि जब वो जा रही है बूथ में तो वहां पर कवर लगा होता है, उसको जिसको देना उसको देगी वो। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वोट देने के पहले इंसान घर में बैठ के डिस्कस करता होगा हमको किसको देना है किसको नहीं देना। कुछ लोग करते होंगे, लेकिन मुझे लगता है लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा, जिसको वोट देना है। जरूरी नहीं कि पिताजी इनको वोट दे रहे हैं तो बेटा भी उन्हीं को वोट देगा, पत्नी इसको वोट दे रहे हैं तो पति भी इसको वोट देगा। बहरहाल, हालांकि आपकी नाराजगी और लगातार मुझे लगता है कि अब आप लोग ने ये बना लिया है कि अब ईवीएम को दोष देना। लेकिन शाइनी जी देखिए, कांग्रेस जिस तरह से भी कहते रहे ईवीएम पर दोष मरते रहे, लेकिन क्या यहां पर बीजेपी की स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है? क्या मोदी मैजिक काम नहीं कर रहा है? एक पूरा कांग्रेस के प्रति रुझान था, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस इजीली निकल लेगी इसमें, और उसके बाद जिस तरह से ताबड़तोड़ यहाँ पे प्रचार प्रसार हुआ, मोदी जी का यहाँ पे रैली और रोड शो हुआ, 3 रोड शो, 12 प्रधानमंत्री होते हुए 12 रोड रैली करना बहुत बड़ी बात होती है। शिवराज सिंह चौहान ने 165 सभाएं करी इसके आचार संहिता के आने के बाद। तो ये जो प्रचार प्रसार जो बीजेपी का था और अपने जो काम है, लाडली बहना जो उन्हें योजना तो दिया, उसके साथ उसको जिस तरह से प्रमोट भी करा, जिस तरह से लोगों के बीच में जाके उस चीज़ का प्रचार करा, वो भी उसका एक फ़ायदा बीजेपी को मिल रहा है। और जहाँ तक मतलब कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे हैं राम जी कि ईवीएम की बात है, तो आप देखिए नरोत्तम मिश्रा ट्रेल कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता जो कुलिस्ते हैं वो वहाँ पे पीछे चला कर, ऐसा ही होता तो उन लोग तो आराम से जीत जाते। नरोत्तम ये अपने तोमर जी हैं वो वहाँ पे पिछड़ रहे हैं, अभी आगे हो गए पर कांटे की टक्कर है वहाँ पे। तो मेरा ये मानना है कि ईवीएम को अभी दोष देना बहुत जल्दी होगा। इट इज़ मतलब जिस तरह से आ रहा है, जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं छत्तीसगढ़ का, अपने तेलंगाना का, सब जगह का अगर अपन आंकड़े देखें तो ये वही दिख रहा है कि किस तरह से स्ट्रैटेजी काम आता है, ना कि मतलब आपके लास्ट मिनट में आपने जाके सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी के नाम पे हम जीत जाएंगे। कांग्रेस का एक सबसे बड़ा ये जो ताकत वो समझ रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी में हम जीत जाएंगे, तो बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे। बिल्कुल श्रीवास्तव सर, अगर 2003 से लेकर 2023 तक देखें तो 20 साल एक बड़ा, किसी भी पार्टी के लिए सरकार में रहना बड़ी बात होती है। सिर्फ 1.5 साल हम कांग्रेस का वो कार्यकाल हटा देता हूँ, तब भी तकरीबन 18.5 साल यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में सिर्फ बहुमत नहीं, मैं बोलूंगा भारी बहुमत के साथ अगर सरकार बन रही है, तो कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी ने सीखा है कि हमको स्ट्रेटेजी कैसे चेंज करनी। इसलिए हमने देखा है इस बार की स्ट्रेटेजी बीजेपी ने बिल्कुल अलग रखी थी। देखिए भागीरथ जी, पिछली बार जो चुनाव हुआ था आपने भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ % ज़्यादा वोट मिले थे, ऐसा नहीं कि नहीं मिले, तब भी एंटी इनकम्बेंसी थी।
लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट करना, जिस तरह से एक तरह से आप पिछले 6 महीने से आप देखेंगे सरकारी कर्मचारियों, कॉन्ट्रैक्ट पर जो लोग थे उनको बहाल करना और तमाम चीज़ें, लाडली बहना, ये सारी चीज़ों को लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरी मेहनत किया, पूरी एक्सरसाइज किया। और आप लाडली बहना में देखो, अभी 1250 रुपया दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने वादा किया कि 3000 तक देंगे। अब आप सोचिए ज़रा सा, जब ऐसी परिस्थिति रहती है तो वोटर और खास करके महिला वोटर कहाँ जाएंगे? उनको तो 3000 रुपया मिलेगा। किसान सम्मान निधि भी 12,000 करने की बात। किसान सम्मान, मतलब ये सारी चीजें हैं। ले दे के ये है कि सारा जो पैसा और सारी चीजों को एक तरह से, चाहे हम मान लें कि जन कल्याण के लिए जो है झोंक दिया गया है, लेकिन फिलहाल चुनाव की एक बड़ी स्ट्रेटजी थी जिसमें मोदी जी स्वयं थे। और आपको एक चीज़ और बता दें कि इन 3 राज्यों में मोदी जी अपने आप को खुद लोकसभा चुनाव के हिसाब से अपने आप को, उनका चेहरा दांव पे लगा हुआ था। अगर यहाँ कोई फैसला परिवर्तन होता तो आने वाले चुनाव में या लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा मैसेज जाता। तो हमें लगता है कि उसको रोकने में सफल हुए। दूसरी बात आप देखिए, एक तरफ कांग्रेस की स्ट्रेटजी देखिए, कांग्रेस के लोगों का प्रचार प्रसार देखिए, इस सारी चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो भागीरथ जी आप देखिए कि इन लोगों ने कोई उतना बड़ा काउंटर नहीं किया है जितना उन लोगों ने किया। इनके सारे मंत्री आ गए, तमाम लोग आए, पीएम से लेके सीएम से लेके तमाम राज्यों के सीएम भी लगे रहे और इन्होंने एक बड़ी स्ट्रेटजी तैयार किया जिसका उनको फायदा मिल रहा है। योजनाओं का तो मिल ही रहा है, लेकिन उनकी मेहनत का भी उनको फल मिल रहा है। और शायद यही वजह है कि प्रदेश की जनता ने एक बड़ा संदेश दिया है कि आपको घर बैठे वोट नहीं मिलेगा, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। आप सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे ही बैठ जाएं और जनता आपको कुर्सी पर बिठा दे, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको भी जमीन पर उतरना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि ये जो और आपकी बात से मुझे कैलाश विजयवर्गीय का बयान याद आ गया कि भैया मुझे भी वोट मांगने जाना पड़ेगा घर घर। हाँ, बिल्कुल जाना पड़ेगा, सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि देखिए वोटर तो इंतजार करता है ना भाई कि कौन आ रहा। दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखिए, कोई मध्य प्रदेश में कोई इतना बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर सारी चीज़ों को देखें, कोई बहुत बड़ा रोजगार में या महंगाई कम करने में या अन्य चीज़ों में, लेकिन एक चीज़ में जरूर परिवर्तन हुआ है कि जनता तक सीधी पहुँच प्रदेश सरकार ने बनाया और लोगों को लगा कि अभी भी इनको रिटेन करना चाहिए। देखिए इसके अभी गुजरात में भी लगातार सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और यहाँ भी एक तरह से 15 महीने छोड़ दें तो यहाँ पर भी सरकार बनी हुई है। तो हमें लगता है कि जो हिंदी पट्टी के बेल्ट हैं, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, लोकसभा चुनाव में अगर लोकसभा की सीटों को देखें तो सिर्फ 1 सीट मिली थी 3 राज्यों में इसको, कांग्रेस को, वो भी छिंदवाड़ा की। बाकी सारी सीटें जो है गई थी किसके मतलब भारतीय जनता पार्टी को। तो आप ये देखिए उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अगर इन 2 राज्यों में भी अगर कहीं भी सरकार, जैसे राजस्थान में रिवाज बदल जाता तो भी एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस भी बहुत, हालांकि यहाँ बहुत काफ़ी अंतर है, लेकिन कांग्रेस भी जितना कयास लगा रहे थे अभी पिछले दिनों में कि 180 तक पहुँच जाएंगे, अभी देखना होगा कि वहाँ तक पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं। हालांकि ये बहुत मुझे लगता है लंबा आंकड़ा, मुझे लगता है शायद 180 तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन भारी बहुमत के साथ यहाँ पर बीजेपी की सरकार जरूर बन रही है। लेकिन अमित तिवारी जी, राजस्थान में अक्सर हमने देखा है कि जब भी वहां पर बीजेपी की सरकार बनती है तो आप लोग भारी बहुमत से वहां पर सरकार बनाते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा, कांटे की टक्कर हो रही है, एक तरह से एज में आप लोग, सिर्फ 100 सीटों पर अभी आप रुझानों में है। नहीं, देखिए ये रुझान 100 सीटों से ज्यादा है मेरे ख्याल से। 100 जो रिपोर्ट मेरे पास है वो 117 से 120 के बीच में है और जो रुझान आए हुए हैं। और जब तक ये परिणाम में तब्दील होंगे तब तक ये मेरे ख्याल से 125 से 130 के बीच में हम वहाँ पे कंफर्टेबली मार्जिन में रहेंगे। वहाँ राजस्थान में जिस तरीके से तुष्टीकरण पे सरकार कांग्रेस पार्टी की रही, जिस तरीके से घोटाले एक के बाद एक वहां पे आते रहे, राशन में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे रोजगार में हो, जिस तरीके से वहां पे महंगाई प्रचंड मात्रा में थी, जिस तरीके से वहां पे जो सचिन पायलट और गहलोत के बीच में एक तरीके से दरार और सचिन पायलट को एक तरीके से दरकिनार कर दिया गया था। एक दलित चेहरे की अगर बात करें तो कांग्रेस के सबसे बड़े दलित चेहरे को राजस्थान में किसी भी पोस्टर में रखा ही नहीं गया, खड़गे जी को। तो जिस हिसाब से ये सारी चीजें हुई तो जनता के बीच में ये संदेश गया कि कांग्रेस जो है वो दलित विरोधी है, कांग्रेस जो है वो जाट विरोधी है, और उसी तरीके से किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, छात्र विरोधी है। तो ये संदेश जनता के बीच में गया। और महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न वहां पे हुआ, महिलाओं के खिलाफ जो दुष्कर्म हुए, दुष्कर्म के बाद उनको टुकड़ों में काट देना, जला देना,
कुएं में फेंक देना, पेड़ पे टांग देना। बिल्कुल ठीक है अमित जी, लगातार हमें चर्चा जारी रहेगी। कुछ बीच बीच में बयान भी आ रहे हैं हमारे पास नेताओं के। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। लुभावन तो रहे ही, साथ साथ में जनता को विश्वास हुआ कि भाजपा जो कहती है वो करती है। देखिए आप मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की, वो लागू आज तक लागू है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा लागू की, वो आज तक लागू है। मुख्यमंत्री लाडली बहना कार्यक्रम किया, बहुत से बहनें खुश हैं। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी की, वो से खुश हैं। किसानों की सम्मान निधि से किसान खुश हैं। आयुष्मान कार्ड से गरीब बेसहारा खुश हैं। फ्री अनाज से जनता खुश है। भाजपा ने जो किया वो किया, जो किया वो कहा, जो कहा वो किया। शायद ये कारण है कि जनता को विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर रहा। ये रुझान जो आ रहे हैं आज भारतीय जनता पक्ष, उसी का कारण है। जब काउंटिंग होती है तो थोड़ा सा अधिकारियों पर दबाव बनाना पड़ता है कि आज के बाद कल भी आएगा, 17 के बाद 18 आएगा। लेकिन सरकार समझती है, जनता समझती है कि न कल आना है न कल अभी आएगा, कल को आने बहुत समय है अभी। सागर में 8 आगे चल रही हैं और अतिशक्ति नहीं कि 7 चल रही हैं आगे। हो सकता है लास्ट में आखिरी जनता की कृपा रही तो 8 की 8 जीत सकते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें से? 150 पार। तो 150 से ज्यादा पारी सीटें जाएंगी और बीजेपी जो कहती है वो करती है। राम पांडे जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर लगातार इस तरह से बीजेपी 20 साल बाद भी अगर सरकार में वापसी कर रही है, तो जिस तरह से बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी जो कहती है वो करती है, फिर इस पर कुछ ना कुछ तो विचार होगा। जनता विश्वास तो करती है ना। प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री झूठे हैं या गोविंद राजपूत झूठे हैं या इनके प्रवक्ता झूठे हैं? वो कहते हैं लाडली बहना जैसी योजनाएं बंद होनी चाहिए, जितनी फ्रीबीज है बंद होना चाहिए, पैसा बांटना बंद होना चाहिए। और ये सब के सब पैसा बांटने की बात कर रहे हैं कि हमने पैसा बांटा है इसलिए हमें वोट मिल रहा है। तो मैं तो शुरू से कहता हूँ ये झूठी पार्टी है, प्रधानमंत्री झूठे और प्रचार भी इनका झूठा है। हाँ, ये अपना प्रचार, झूठा प्रचार करने में एक्सपर्ट है कि ये झूठ भी बोलते हैं और उसको अखबार और मीडिया के माध्यम से सच बता देते हैं। कांग्रेस जो सच बोलती है उसको मीडिया के माध्यम से बताया जाता है। इनके अंदर महाकुटबाजी है, लेकिन अखबार और मीडिया के माध्यम से बताया जाता है कि इनमें यूनिटी है। कांग्रेस में यूनिटी है, वो अखबार और मीडिया के माध्यम से बताया जाता है कि कांग्रेस में तो रोज जूते चल रहे हैं। तो ये बात सही है, अपना झूठा प्रचार। लोग एक्सपर्ट। और जहां तक इन्होंने कहा कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है तो ये क्यों हार रहे हैं, फलाना क्यों हार रहा है, ढिकाना क्यों हार रहा है। अरे भाई 100% गड़बड़ी कर दोगे तो आप 230 सीट जीत जाओगे। 230 सीट जीतते आओगे तो फिर जनता तो फिर तो सीधा सा सड़क पर आ जाएगी ना कि आप 230 सीट चलिए, मतलब कि फिर आप यही कह रहे हैं कि बस हम हार इसलिए रहे क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी है। लेकिन अगर ईवीएम को थोड़ा नहीं, कई कारण है ईवीएम। ठीक है अगर इस कारण को साइड में रखूं और राजस्थान की आपसे बात पूछूं, क्योंकि राजस्थान में रिवाज बदलने की बात आप लोग कर रहे थे, लेकिन रुझानों में 73 और भाजपा 100। हालांकि भाजपा हर बार हमने देखा है जब भी भाजपा सरकार बनाती है तो भारी बहुमत के साथ सरकार बनाती, यहां पर एज में है। जी, मुझसे पूछा है जी जी आप ही से। हाँ, तो भाजपा का तो वहां एक ही मुद्दा था, कन्हैया लाल। मोदी जी जाए तो कन्हैया लाल, दूसरा वो लाल डायरी। और जिस दिन से चुनाव हुए लाल डायरी की बात नहीं हुई है, ना लाल डायरी को पकड़ने वाले को ईडी गई है, ना सीबीआई गया है, ना इनकम टैक्स गया है। वहां ध्रुवीकरण के पोस्टर लगाए गए, विज्ञापनों के माध्यम से ध्रुवीकरण किया गया। पूरा राजस्थान का चुनाव तो हिंदू मुसलमान पर लड़ाया गया है। ये गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, इसकी तो किसी ने बात ही नहीं की है, मगर किसी नेता ने टोटल ध्रुवीकरण किया गया है। इस मामले में भी ये सफल हो जाते हैं हिंदू मुसलमान करने में। तो कई सारी चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा वोट बढ़ता है तो उस हिसाब से 150, 200, 230 सीटों तक लोग पहुंच जाते हैं। ध्रुवीकरण भी एक उसमें बहुत बड़ा मामला है, हिंदू मुसलमान करना भी मामला है। क्या है कि ये हिंदू मुसलमान वाला एक मामला ऐसा है कि जनता भले ही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अव्यवस्थाओं से मर रही हो, लेकिन हिंदू मुसलमान कर दिया जाए तो बीजेपी को उसका फायदा हो जाता है। और वो फायदा बीजेपी को होता है, हर जगह होता है। यदि हिंदू मुसलमान हटा दिया जाए तो बीजेपी की तो पूरे देश में हर जगह जमानत जब्त हो जाए। मैंने बताया था ना, ये महाराज सिंह जी को तो हारना चाहिए। अब मेरी बगल में एक सीट और है जहां से नारायण सिंह कुशवाहा खड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री। 5 साल से वो दिखाई नहीं दिए, वो आगे चल रहे हैं, वो फाइट में चल रहे हैं। और प्रवीण पाठक लगातार वहां पद यात्रा चल रहे हैं। तो इनके नेता घर से निकलते नहीं है, जनता के बीच में काम नहीं करते, कोरोना काल में नहीं जाते हैं, फिर ये जीत कैसे जाते हैं? तो इसमें केवल ईवीएम और हिंदू मुसलमान
दो ही तो सबसे बड़े कारण है। बस इनसे या तो हिंदू मुसलमान करवा लो या बेईमानी करवा लो, इसके अलावा या झूठ बुलवा लो, झूठा प्रचार करवा लो, पैसा बंटवा लो, भ्रष्टाचार करवा लो। आता क्या है इनको? तो हिंदू मुसलमान करने का इनको फायदा मिल रहा है। ठीक है शायनी जी, क्या वाकई पोलराइजेशन हुआ है राजस्थान में? हालांकि बहुत ज्यादा भारी बहुमत के साथ वहां पर बीजेपी सरकार बनाते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अगर हम पहले का ट्रेंड देखें, जब भी अगर बीजेपी की सरकार रहती है तो अच्छी खासी भारी बहुमत के साथ रहती है। इस बार बहुमत में है, 100 में है, लेकिन बहुत ज्यादा भारी बहुमत के साथ नहीं है। क्या पोलराइजेशन की वजह से वहां पर बीजेपी सरकार बना रही, जिस तरह से आरोप लगा रहे राम पांडे जी? पोलराइजेशन होता तो रिजल्ट ऐसा नहीं आता जैसे अभी अपन को दिख रहा है। 101 सीट में ही बीजेपी आगे है। अगर पोलराइजेशन होता तो क्लियर एक स्वीप होता है, तो वो नहीं दिख रहा। तो वहाँ पे इस तरह से पोलराइजेशन, देखिए क्या है कि योजनाएं और जो बेनिफिट हैं अगर जनता तक पहुँचती है, एक तो होता है योजना बनाना, एक इम्प्लीमेंटेशन होता है, योजनाओं को अनाउंस करना और वो जनता तक पहुँचना, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो जहाँ तक ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जब हुआ है तो मुझे लगता है कि उससे जनता को एकदम से जो मिल जाता है अकाउंट में, जैसे लाडली बहना है मध्य प्रदेश में या और योजनाएं हैं, तो वो उससे क्या है कि बीजेपी का जो ट्रस्ट है वो बड़ा है लोगों के बीच में। तो वो एक चीज़ यहाँ रिजल्ट में डिफ्लेक्ट हो रहा है। और राजस्थान में भी जो है एंटी इनकम्बेंसी जो है वो राजस्थान का एक ट्रेंड है, हमेशा सरकार बदलने का वहाँ पे एक ट्रेंड है, वो ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट। पर उस हिसाब से बीजेपी इतना अच्छा नहीं कर रही है राजस्थान में, जैसे हमेशा होता है एकदम एक स्वीपिंग, जैसे कांग्रेस ने भी पिछले बार किया। तो अभी सिर्फ 100 सीट पे है और ये भी हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए, ये तो सिर्फ अभी रुझान है और कई राउंड अभी बचे हैं। तो राजस्थान में हो सकता है स्थिति और बदल जाए वहाँ पे, तो बीजेपी वहाँ बहुत कंफर्टेबली नहीं जीत रही है। तो ये कहना कि मतलब पोलराइजेशन से वहाँ पे ये सीट आगे आ रही है, तो मुझे नहीं लगता वो सही है, क्योंकि वहाँ पे और भी कई जो एंटी इनकम्बेंसी है, सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच में जो खींचातानी चल रही थी और कई करप्शन के जो इश्यूज़ हैं वो भी वहाँ पे मुद्दा बना है। और इसीलिए मुझे लगता है कि राजस्थान में जो दिख रहा है, जिस तरह से रुझान आ रही है, वो उस तरफ इंडिकेट करते हैं। बिल्कुल श्रीवास्तव सर, राजस्थान में जो आंकड़े हमारे सामने हैं, क्योंकि बीजेपी उस तरह से बहुत ज्यादा एक भारी बहुमत के साथ नहीं जा रही है और पोलराइजेशन का आरोप लगा रहे हैं राम पांडे जी, क्या वजह रही? क्योंकि देखिए अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, बहुत सारी योजनाएं लेकर आए और जनता को उसका फायदा पहुंचाया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, बहुत सारी ऐसी योजनाएं वो भी लेकर आए, लेकिन क्या जनता उनके इस योजनाओं से खुश नहीं थी या भरोसा नहीं था, और या फिर लगा कि बीजेपी आएगी तो ज्यादा और अच्छा होगा? देखिए क्या है, जहाँ तक वहाँ राजस्थान का सवाल है, आपने देखा कि पिछले 5 सालों में लगभग 4.5 साल या 4 साल तक जो है एक तरह से पायलट और इनके बीच में तकरार में ही गया। बाद में इन लोगों ने एक तरह से जो है एक जो समझौता हो गया इनका, लेकिन पूरा का पूरा अगर माहौल देखें तो लगभग जो है सरकार बचाने में ही कांग्रेस का पूरा समय गया। कहाँ पर? राजस्थान में। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि अगर इतना कांटे की टक्कर है या इतना मार्जिन नहीं है तो उसके 2 कारण हैं। बहुत सारे गहलोत की बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों तक पहुंची, धरातल तक पहुंची हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, बाकी चीज़ें जिस तरह का है पोलराइजेशन की बात, या प्रधानमंत्री जी ने ताबड़तोड़ रैलियाँ किया या वहाँ पर एक माहौल क्रिएट किया, लेकिन फिर भी आप देखिए कि अगर इतना अंतर है तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि 100 सीटों पर लगभग जो है एकदम बॉर्डर पर है कांग्रेस भाजपा, और उसके अलावा निर्दलीय देखिए 26 आगे हैं। तो कई चीज़ों को अगर वहाँ पर आप देखें तो आपको लगेगा कि राजस्थान में कहीं न कहीं पर एक चीज़ तो तय है कि एक तरफा कोई मामला नहीं बनता है। बिल्कुल। अभी आप छत्तीसगढ़ का भी देखिए, वहाँ भी कांटे का ही मान लीजिए, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये 2 राज्यों पर तो हम ये मान के चलते कि जिस तरह से राजस्थान है या छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर एक तरह से कोई बड़ा भारतीय जनता पार्टी कोई स्वीप नहीं कर रही है। स्वीप यहाँ से पर कर रही है मध्य प्रदेश में, बाकी जगहों पर लगभग जो है कांटे की टक्कर है। तो अभी तो समय बताएगा कि आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे राउंड अभी बाकी हैं भागीरथ जी, और उसके बाद ये पता चल पाएगा कि राजस्थान की क्या स्थिति है। लेकिन इतना तो तय है कि वहाँ पर एक तरफा जिस तरह से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आती थी, वो स्थिति अभी राजस्थान में नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, और इसी पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। और तकरीबन 11:40 हो गए हैं। अगर रुझानों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। जहां पर छत्तीसगढ़ में आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस 41 और भाजपा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ा उलटफेर भी यहाँ पर है। भाजपा 48 पर पहुंच चुकी है और भाजपा भी यहाँ पर सरकार बना रही है। बहुमत का आंकड़ा है 46। अमित तिवारी जी, बहुमत का आंकड़े से पार पहुंच गया, 48 पहुंच गया छत्तीसगढ़ में।
निश्चित तौर पे भगत जी ये आंकड़ा 50 के पार जाने वाला है छत्तीसगढ़ में। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब आपका एग्जिट पोल के रिजल्ट्स जब आप लोग कर रहे थे तो मैं आपके साथ था, और आरपी श्रीवास्तव सर ने एक बहुत ये बात कही थी कि वहां पे आप लोगों ने हर कोने तक पहुंचने का प्रयास किया और वहां से जनता का जो रुझान है वो भापने का काम किया। और वही, और जो उस दिन भी आरपी श्रीवास्तव सर ये कह रहे थे कि भाजपा मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कर रही है, और कमोबेश वही देखिए जो मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट है 155 160 के आसपास। अभी जब तक ये परिणाम आएंगे तब तक हमारी सीटों की गिनती वहां तक होनी चाहिए, 155 से 105 वही परिणाम आ रहे हैं। तो पर यहाँ पर राम पांडे जी देखिए किस तरीके से डिनायल मोड पे, वो अपनी स्ट्रेटेजी पे बात नहीं करेंगे, वो अपनी कहां उनकी खामियां रही उनको एक्सेप्ट करने की बात नहीं करेंगे, जनता का जनादेश एक्सेप्ट करने की बात नहीं करेंगे। वो उल्टा जनता को ही दोषी ठहराने लगते हैं कि जनता ने इन सब बातों पे भरोसा किया, जनता ने प्रधानमंत्री बात के बात पे भरोसा किया तो जनता दोषी है। तो एक जनता को कटघरे में खड़ा कर देना, ये कांग्रेस पार्टी का एक तरीके से रणनीति रही है, और उसी के लिए ये हर जगह पे ये हारते हैं। आप देखिए यही कमोवेश, जब मैंने बहुत पहले भी एक बार बात कही थी कि जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है वो शायद कांग्रेस पार्टी कभी समझ ना पाए, और जब तक इनको समझ में आएगा तब तक 2024 आप भी कुछ बता दीजिए रणनीति क्या रणनीति रही, आप भी बता दीजिए। उसी पे मैं आ रहा हूँ भगत जी कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जब तक किसी को समझ में आएगी तब तक मई में प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार शपथ ले चुके होंगे। उसके पहले खुलासा नहीं करेंगे आप लोग तब तक, और ये इसी तरीके से ये ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते रहेंगे, इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ते रहेंगे, पर अपनी रणनीति अपनी कमियों को ये नहीं देखेंगे। ठीक है राम पांडे जी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में खुशी की एक लहर थी कांग्रेस के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी कांटे की टक्कर है, लेकिन रुझानों में अभी बीजेपी 48 पहुंच चुकी है, 40 वहां पर बहुमत चाहिए, तो यहां पर रुझानों में बीजेपी सरकार बना रही, तो छत्तीसगढ़ भी आपके हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी मैं तो इनकी रणनीति बता देता हूँ। इनकी रणनीति है चोरी करना, चाहे वो विधायकों की चोरी, घोषणा पत्र की चोरी करना, चाहे झूठ बोलना, ये की रणनीति है। और ईडी भेजना, जब आप चल रहे हो मुख्यमंत्री ईडी भेज देना, ईडी उनसे पूछताछ करती है, उनका समय खराब। बिल्कुल राम पांडे जी, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, थोड़ा सा हम कुछ जश्न की तस्वीर भी दिखा दें। हम सीधे लेकर चलते हैं आपको बीजेपी ऑफिस, जहां पर जश्न की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं और केंद्रीय मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस बात को मान लिया है कि जो ट्रेंड है अब वही ट्रेंड नतीजों में बदलेंगे। मध्य प्रदेश से जश्न की तस्वीरें भी आना शुरू हो गई, हो क्यों नहीं हो, क्योंकि बहुत बड़ा फासला है, 116 चाहिए बहुमत के लिए और 150 तक पहुंच रही है, और रुझानों में लगातार बीजेपी यहां पर आगे बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि यहां पर जश्न मनाना स्वाभाविक है, लेकिन जो बाकी जो जगह है वहां पर अभी भी कांटे की टक्कर है। छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है, हालांकि बहुमत में अगर देखें तो भाजपा बहुमत के पास है, लेकिन ऊपर नीचे वहां पर हो रहा है। राजस्थान में भी वहां पर अभी देखें, अभी जो वहां पर आंकड़ा बदल गया है, 115 तक वहां पर भाजपा पहुंच गई है, और वहां पर भी कंफर्ट मेजोरिटी के साथ
बीजेपी सरकार बना रही है। कर रहे थे और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए थे, मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित तिवारी जी, राम पांडे जी, के शाइनी जी और आरपी श्रीवास्तव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार स्वदेश न्यूज में हम आपको पल पल की खबर दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट दिखा रहे हैं और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, जो कांग्रेस के नेता है, बीजेपी के नेता है, उनसे भी हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। आप लगातार स्वदेश न्यूज देखते रहिए और जहां पर चारों राज्यों के चुनाव हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में जश्न की शुरुआत हो गई है और बीजेपी ने ढोल नगाड़ों के साथ अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं जश्न की। आप सीधे लेकर चलते हैं आपको हमारे स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर मुक्ता जी के पास। मुक्ता जी, जश्न की तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं और लगातार वहां पर जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, अब वो निकल कर सामने आ रहे हैं, जश्न में शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल भगीरथ, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कंट्रोल रूम आप देख सकते हैं। यहाँ पे लगातार जो है नजर बना के रखे हुए हैं बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब जो है देख रहे हैं। मेरे साथ वीडी शर्मा जी हैं, चलिए इनसे पूछते हैं क्या कह रहे हैं। सर बधाई हो आपको, कमल खिल गया है, प्रचंड बहुमत से बीजेपी मध्य प्रदेश में जीत रही है, क्या कहेंगे आप? स्वदेश न्यूज से भी लगातार जो एग्जिट पोल है उसमें दिखाया था 122 सीट से ज्यादा आपका बताया था, हालांकि 160 पे अब पहुंच रही है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता ने आशीर्वाद दिया है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जनता ने ताकत दी है कि 2024 में ये जो सेमीफाइनल था वो प्रधानमंत्री मोदी जी को ऐतिहासिक बहुमत से जिताना, यही इस चुनाव में जनता का आशीर्वाद है। गरीब कल्याण की योजनाओं की ताकत है और भाजपा के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम है। जो अमित शाह जी ने हमें 51% वोट शेयर का संकल्प दिलाया था,
आज हम उसको पूरा कर रहे हैं। मुझे गर्व है भाजपा के कार्यकर्ताओं पर कि हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति, बूथ समिति, मंडल, जिला, सभी पदाधिकारियों ने जो काम किया है उसी का परिणाम है कि आज हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आज विजय की ओर बढ़ रही है। सर, आपको भी बधाई देना चाहेंगे। संगठन, बीजेपी के संगठन ने बहुत मेहनत किया है। जिस तरह से जो बहुमत आ रहा है, लाडली बहना योजना का कितना असर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है। मैंने पहले ही कहा था, ये मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री के गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ मध्य प्रदेश की हमारी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं की ताकत है। उसका परिणाम है कि आज उसमें लाडली बहना भी है, लाडली लक्ष्मी भी है, कन्यादान भी है, प्रधानमंत्री आवास भी है, आयुष्मान भारत भी है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना भी है। यही भाजपा की ताकत है। तो सब मिलाकर के भाजपा की ताकत, कार्यकर्ताओं की मेहनत और नेतृत्व में जनता का विश्वास इस चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री दिला रहा है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को? कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए झूठ बोलने के लिए कि हम दोनों झूठ की मशीन थे और जनता ने दिखा दिया। और मिस्टर करप्शन नाथ, मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह ने जो मध्य प्रदेश को बंटाढार किया था, और कमलनाथ जी को स्वीकार करना चाहिए कि तुम करप्शन नाथ बने और बंटाढार ने कांग्रेस का भी बंटाढार कर दिया। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश की हॉट सीट से लगातार 8 बार जीतने का इतिहास रचने जा रहे कुंवर विजय शाह हरसूद से एक बार फिर बढ़त बनाए हुए हैं। वो इस बार यहाँ से चुनाव मैदान में भाजपा से फिर उतरे हैं। वो मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वन मंत्री रहे हैं। इस बार भी वो वन मंत्री हैं। इस बार उन्होंने 8वीं बार यहाँ पर जो है जीत की ओर कदम बढ़ाया। मैं उनसे जानना चाहूंगा, विजय शाह जी है हमारे साथ। मंत्री जी बताइए, इस बार जो एक बड़ी जीत और 8वीं बार जीत करने जा रहे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, प्रजातंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है और मेरा सौभाग्य कि हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में एक वो आदिवासी विधायक जिसने 8वीं बार लगातार जीता हो। हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हमारे मुख्यमंत्री को हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि जिनकी जन कल्याणकारी नीतियों के कारण आज मध्य प्रदेश के इतिहास ये कांग्रेस लोग अपने वापस जाने लगे हैं। और 6वें राउंड में अगर आप केवल हरसूद से 10-12 हजार से ऊपर हो तो अभी तो 19 राउंड होने हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हरसूद की जीत 50 हजार से ऊपर से जीत होगी। क्या लाडली बहना और इसका क्या? तो ये थे विजय शाह जो आपको बता सकते हैं कि एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ से इतिहास रखने जा रहे हैं। देवेंद्र जायसवाल, स्वदेश न्यूज, खंडवा। तो बीजेपी के नेताओं में खुशी की लहर है मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारी बहुमत के साथ है यहां पर बीजेपी सरकार बना रही है। राजस्थान में भी अच्छी खासी अब कंफर्ट मेजोरिटी के साथ पहुंच गई बीजेपी। छत्तीसगढ़ में हालांकि कांटे की टक्कर है। कांग्रेस को खुशी का मौका तेलंगाना में मिल रहा है। और लगातार हमारी खास पेशकश जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि पल पल की हम काउंटिंग से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कौन आगे कौन पीछे ये भी आपको बता रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।